Hello, my dear scholars. Today we talk about employer training and development. इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि इंट्रोडक्शंस किस तरीके से. तो इसमें जो अपना ट्रेनिंग पार्ट्स होते हैं एज अ सोशलाइजेशंस होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, डेवलपमेंट होते हैं. ऑल आर दीज यूज्ड इन अवर न्यू एम्प्लॉयर्स टू अडेप्ट दियर न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को, और इनको फुली प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरत रहती है. नाउ आइडियली एम्प्लॉयज़ विल अंडरस्टैंड एज एक्सेप्ट द बिहेवियर डिजायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस. ये सभी चीज़ें क्या होती हैं एक अच्छे गोल्स में, एक अच्छे इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए और अच्छा एग्जिबिटिंग्स के लिए हमें अपनी कंपनी को इस तरीके से इनेबल बनाने के लिए डिफरेंट सोशलाइजेशंस को और अपने ट्रेनिंग्स पीरियड्स को फॉलो करना पड़ता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द इनसाइडर आउटसाइडर पैसेज, तो इसमें क्या होता है जो सोशलाइजेशंस होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं. अब प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशंस न्यू रोल्स में होता है, एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड होता है. इंडिविजुअल्स में कैसे जॉब में चेंजमेंट्स होते रहते हैं, फिर एडजस्टमेंट्स कुछ होते हैं इंडिविजुअल्स में ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, फिर उनके कुछ अपने एजम्पशंस होते हैं जिसमें सोशलाइजेशंस क्या होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है. कुछ ऐसी चीज़ें जॉब्स में प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस एकदम फिट बैठता है उन बंदों के लिए जो बंदे ऑलरेडी ट्रेंड हैं फॉर दियर कंपनी. नाउ न्यू मेंबर्स होते हैं, दे विल आल्सो सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी विच उनको मोटिवेट करना होता है टाइम पर, क्योंकि ऐसे हमारे वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्पफुल होते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए. इफ़ वी टॉक अबाउट द सम सोशलाइजेशंस पर्पस और सबटल एंड लेस ऑन दोज बेसिस क्या होते हैं स्टेटमेंट्स और बिहेवियर्स होते हैं जो कलीग्स मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट्स में और क्लाइंट्स में और अदर्स लोगों में होते हैं, वो चेंजमेंट होते रहते हैं किस तरीके से हमारे सोशलाइजेशंस पर्पस को देखते हुए. नाउ इंडिविजुअल्स भी कुछ सिचुएशन चेंजमेंट होती हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ में चेंजमेंट्स आते हैं. तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं एक सेट ऑफ टाइम पीरियड के साथ में चेंजमेंट होते रहते हैं. अगर बात करते हैं सोशलाइजेशंस प्रोसेस की, तो ये एक तरीके का प्री अराइवल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज एज हम लोग बोल सकते हैं. इस स्टेज में क्या होता है हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ नॉर्म्स को कस्टम्स को फॉलो करते हुए हमें एक कंपनी को ग्रो करना होता है. उस कंपनी में ग्रो करने के लिए हमें अपने वैल्यूज़ को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को डेवलप करना होता है. उस डेवलपिंग पीरियड्स को इनेबल करते करते हम लोग एज अ एक्सपीरियंसफुल पर्सन्स बनते हैं और एक सेलेक्शंस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक सक्सेसफुल कंपनी की ओर ग्रो करते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट द सोशलाइजेशंस प्रोसेस में हम लोग बात करें अगर इनकाउंटर स्टेज की, तो इनकाउंटर स्टेज में क्या होता है जो भी बंदा एक इंडिविजुअल पर्सन्स होता है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डेवलप होती हैं. डेवलप होने के बाद में उनमें वो रियलिटीज़ में जब वो लाई करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, तो उनमें वो वर्किंग करना स्टार्ट करता है और इससे कंपनी को जो एक हेल्पफुल ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट होती है. इसी के साथ साथ में जब एग्जिस्टेंस होता है सोशलाइजेशंस में, तो उसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड्स होता है वो भी ऑलरेडी बढ़ता रहता है. जब उनकी स्टेज में जो ग्रोथ होती है, उनके एक्सपीरियंस में जो चीज़ें इनेबल होती रहती हैं, उससे क्या होता है कि एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सोशलाइजेशन प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें मेटामॉर्फोसिस स्टेज की, तो मेटामॉर्फोसिस स्टेज जैसा कि नाम से ही पता कि जब इंडिविजुअल पर्सन्स कोई चीज़ों को एक्सेप्टेड करेगा, फील करेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से उन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उसी के बाद वो इन सभी चीज़ों में इनेबल हो पाता है. सोशलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करती है, यहाँ पर एक हमने चार्ट शो किया हुआ है. जैसे फर्स्ट स्टेज में प्री अराइवल है, उसके बाद क्या हुआ इनकाउंटर आया, इनकाउंटर में क्या हुआ मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस के बाद जब आउटकम्स आती हैं तो उनमें क्या होता है ये आउटकम्स तीन तरीके से डिवाइड हो जाती हैं, एक प्रोडक्टिविटी में, एक कमिटमेंट में, एक टर्नओवर में. तो इस तरीके से हमारा सोशलाइजेशंस का जो पूरा प्रोसेस है ना वो वर्क करता है पूरा. तो ये ग्राफ आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होगा और इस ग्राफ के बेसिस पे आप पूरा अपना एक सोशलाइजेशन प्रोसेस का जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग का है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर पाएंगे. नाउ बात करते हैं अगर हम लोग पर्पस ऑफ न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशंस की, तो पर्पस क्या क्या होते हैं. जब भी कंपनी में कोई भी बंदा आता है, मान लीजिए वो सुपरवाइज़र हो या एचआरएम का स्टाफ हो या कोई भी कम्बिनेशंस हो, उनके कुछ अपने अपने पर्पस होते हैं. उन पर्पस को कवर करते हुए जो कंपनी की एक ग्रोथ होनी होती है, कंपनी के जो एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन कंपनी के क्राइटेरिया में वर्क करते करते वो एक अपने ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करता है और एक अपने मिशंस को अचीव करता है, क्योंकि हर कंपनी का एक अपना खुद का विजन्स और मिशन होता है.
नाउ क्या क्या चीज़ें कवर की जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उनकी हिस्ट्रीज हो गई, फिलॉसफीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए, रूल्स हो गए, एचआरएम की पॉलिसीज हो गई, बेनिफिट्स हो गए, फेलो एम्प्लॉयज़ हो गए। इस तरीके से ये सभी चीज़ें वर्कफुल रहती हैं। नाउ अगर बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, तो कल्चर कैसा होता है, हर जगह लर्निंग कल्चर होता है, बट अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें हमारे साथ में वो चीज़ें तब तक इनेबल रहेंगी जब तक हम उन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे। इट मीन्स लर्निंग इज़ द स्टेज वेयर वी लर्न ऑल दीज थिंग्स एज अ ऑर्गेनाइजेशंस, एज अ कल्चर वेयर वी लर्न इन ए ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सोशलाइज्ड एम्प्लॉयज़, तो ये क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हाउ थिंग्स आर डन कैसे होंगी, और व्हाट मैटर्स क्या होना है क्या नहीं होना है, किस तरीके से होना है, क्या उसका पर्पस होगा, क्या पर्सपेक्टिव्स होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या बिहेवियर्स होंगे, ये सभी चीज़ें एज अ सोशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी पता होती हैं। नाउ सीईओ रोल की अगर बात करते हैं तो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। वो विजिबल किस तरीके से होते हैं अपने न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कैसे वर्क करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलकम करना, उनको एक कंपनी का विज़न प्रोवाइड कराना, उसके बाद कंपनी के कल्चर के साथ में इंट्रोड्यूस कराना, उसके बाद कंपनी के केयर्स के बारे में उनको चीज़ें कन्वे करना कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी कंपनी को आगे लेकर जाना है। एले सम्स न्यू एम्प्लॉयज़ एंड एग्जैक्टिव्स हेल्प फील टू गुड अबाउट देयर जॉब चॉइस। उस तरीके से जब हम उनको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, हेल्पफुल रहता है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो कंपनी के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होते जाते हैं और कंपनी की जो वर्किंग होती है उसमें अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं। इन केस ऑफ अगर हम लोग बात करते हैं एचआरएम्स रोल्स की, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग रोल। कोऑर्डिनेटिंग रोल क्या है, जो चीज़ें इंस्ट्रक्ट की जा रही हैं किसी भी न्यू एम्प्लॉयज़ को कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से इंफॉर्मेशंस देनी है, किस तरीके से अपनी चॉइसेस में वर्क करना, तो वो चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर एचआरएम्स की रोल्स में सिखाए जाते हैं। वो बेसिस पे होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग रोल का। अगर हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स रोल की, तो एचआरएम ऑफर्स करता है एज अ असिस्टेंट फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयज नीड्स इन बेसिस ऑफ करियर गाइडेंस ट्रेनिंग। तो इस तरीके से हमारे पार्टिसिपेंट्स रोल भी वर्क करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय ट्रेनिंग की, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग की डेफिनेशंस क्या होती है, अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइन टू अचीव अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन एन इंडिविजुअल दैट विल इम्प्रूव द एबिलिटी टू परफॉर्म ऑन द जॉब। किस तरीके से जब आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, लर्न करने के बाद सीख रहे हैं, सीखने के बाद उसको जब अचीव करते हैं, उसके बाद जब उसको इनेबल करते हैं, तो वो चीज़ें जब एम्प्लॉयमेंट्स अपनी चीज़ों को इनेबल करता है किसी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय ट्रेनिंग को सीखने के बाद में, एज हम लोग उसको एम्प्लॉय ट्रेनिंग बोलते हैं। नाउ एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होता है, जब फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ फोकस होते हैं, फोकस होने के साथ साथ में पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल ग्रोथ के साथ में एक कंपनी की ग्रोथ हो रही होती है, वही एक प्रॉपर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स हो गई, तो इनकी नीड्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेनिंग गोल्स विल बी बेस्ड किस में, ऑर्गेनाइजेशंस की नीड्स में, टाइप्स ऑफ वर्क टू बी डन, स्किल नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्क, इंडिकेटर ऑफ नीड फॉर मोर ट्रेनिंग, किस तरीके से ड्रॉप इन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज रिजेक्ट्स, इनएडिक्वेट जॉब परफॉर्मेंस, राइज इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी जो होती हैं वो किस में वर्क करती हैं, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में। अगर हम लोग बात करते हैं डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग की नीड्स की, तो नीड्स क्या होती हैं, इनकी वैल्यू एडेड होती हैं ट्रेनिंग में जो कंसीडर की जाती एज पर दियर कॉस्ट, वो चेंजमेंट्स होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग के केसेस में। ट्रेनिंग के कुछ गोल्स होते हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जाता है, कभी टेंजिबल्स होते हैं, इनटेंजिबल्स होते हैं, बट इन वी केसेस अब ट्रेनिंग पीरियड में ये सभी चीज़ें टेंजिबल्स रहती हैं, वेरीफाइबल रहती हैं, टाइमली रहती हैं, मेजरेबल रहती हैं। तो ये चीज़ें हमें एज ए डिटरमाइनिंग के बेसिस में याद रखनी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स का किस तरीके से फॉलो होता है, तो यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको इजीली समझ जाएंगे और एज अ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सिंपल सा जैसे कि डिफिशियंसीज होती हैं, कैसे इनेबल्स होती हैं। इनेबल सबसे मेन चीज़ होती है कि किसी भी कंपनी का एक अपनी खुद की नीड होती है, उस नीड में कैसे वर्क करती, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल हुए उसको कंप्लीट करना है, उसको अचीव करना है। उसको अचीव करने के लिए हर बंदा अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को फॉलो करेगा, हर बंदे का अपना अपना खुद का बिहेवियर, वो अपनी जॉब को किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, उनके बेसिस में अलग अलग स्किल्स में, नॉलेज में, एबिलिटीज़ में वो चेंजमेंट्स जो आते हैं वही हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स में।
नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की, तो कभी कभी जॉब रोटेशंस होती हैं, कभी कभी अंडर स्टडी असाइनमेंट होते हैं। जब अंडर स्टडी असाइनमेंट होते हैं तो वो चीज़ें जॉब रोटेशंस में वर्क करती रहती हैं। जब उनको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग तो एक एज हमारा ट्रेनिंग मेथड कंप्लीट हो जाता है और वो चीज़ें क्या होती हैं, ऑन द जॉब होती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, तो ऑफ द जॉब क्या होता है, क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, फिल्म्स वीडियोज़ हो गए जिनके थ्रू हम हेल्प ले रहे हैं, वेस्टिबल्स ट्रेनिंग हो गई, सिमुलेशंस एक्सरसाइजेज हो गई। तो ये क्या होती हैं, जो हम अपनी तरफ से सीखते हैं। बट ऑन द जॉब होती हैं जो हम जॉब के केसेस में ही वहीं रहते हुए सीखते हैं। नाउ एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हम लोग प्रीडोमिनेंटली एंड एजुकेशनल पर्पस में वर्क करते हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो एम्प्लॉय का रिगार्डलेस लेवल होता है कैन बेनिफिट फ्रॉम द मेथड यूज टू डेवलप अवर मैनेजियल पर्सनल्स। तो मैनेजियल पर्सनल स्किल्स को, एम्प्लॉयमेंट्स को डेवलप करने के लिए इन प्रोसीजर्स को एज अ फ्यूचर ओरिएंटेड फॉलो करना पड़ेगा। बात करेंगे एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, रोटेशंस की, तो रोटेशंस कैसे होते हैं, जब मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स में कुछ स्किल्स बेसिस में, नॉलेज बेसिस में और एबिलिटीज़ जो होती हैं उनके बेसिस में जो जॉब का रोटेशंस हो रहा होता है उसको हम लोग एज अ फॉलो करते रहते हैं और उसको फॉलो करने के बाद में वो चीज़ें हमारी इनेबल होती रहती। अगर हम लोग बात करते हैं असिस्टेंट टू पोजीशंस अलाउ एम्प्लॉयज़ विथ पोटेंशियल टू वर्क अंडर एंड बी कोच्ड बाय सक्सेसफुल मैनेजर्स। तो ये कैसे वर्क करती हैं, इन केस ऑन दोज बेसिस जब हमारी पोटेंशियल स्टेबिलिटी अंडर ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट हो जाती तो हम एज अ सक्सेसफुल अपनी पोजीशंस को सक्सेसफुल मैनेजर्स के हिसाब से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय डेवलपमेंट की, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या होता है, कमिटमेंट होते हैं असाइनमेंट्स के। वो जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होंगे, लर्न बाय वाचिंग अदर्स, दूसरों को देखते हुए हम कैसे सीखेंगे। उसके बाद बिकमिंग मोर फेमिलियर हो जाते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स के साथ में, जो चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं, जो दिक्कत क्रिएट हो रही होती हैं उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। तो हमारी जो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। नाउ इन केस अगर हम लोग सिमुलेशंस इंक्लूड, केस स्टडीज़ होती हैं, डिसीजंस गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रोल्स प्ले होते हैं जो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होते हैं। आउटडोर ट्रेनिंग होती हैं, जो सभी चीज़ें हमारे लिए एज अ ट्रेनीज़ के तरीके इंपॉर्टेंट होती हैं और टीम वर्क में काम करती हैं। क्या क्या चेंजमेंट्स होते हैं, व्हाट इज चेंज, तो ओडी के हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के हिसाब से बात करते हैं तो एफर्ट्स जो होते हैं वो सपोर्ट चेंजेस होते हैं जो कि हमारे किस एरिया में डिवाइड होते हैं, 4 एरियाज में। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, सेकंड टेक्नोलॉजी, थर्ड प्रोसेसेस एंड फोर्थ पीपल। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के जो कल्चर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हमारे 2 मेटामॉर्फोसिस हैं जिनमें हम लोग वर्क करते हैं। एक हो गया मान लीजिए काम वाटर, एक हो गया वाइट वाटर रैपिड्स। तो काम वाटर मेटाफर कैसे डिस्क्राइब करता है, अनफ्रीजिंग द स्टेटस को, चेंज टू अ न्यू स्टेट, और उसको रिफ्रीज करना और उसको एम्प्लॉय को अपने हिसाब से उसी ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब में डेवलप करना। अगर वाइट वाटर रैपिड्स मेटाफर की बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चीज़ों को स्टेबल बनाया जाता है और उनको प्रिडिक्टेबल नहीं किया जाता है। ओडी मेथड कैसे फॉलो होता है, इसकी ओडी की खुद की कुछ टेक्निक होती हैं जो लॉन्ग टर्म टेक्निक होती हैं, चेंजेबल होती हैं। तो जैसे सर्वे फीडबैक हो गया, प्रोसेस कंसल्टेशंस हो गया, टीम बिल्डिंग हो गया, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट हो गया। तो इस बेसिस पे हमारी ओडी की जो टेक्निक्स हैं वो फॉलो करती रहती हैं। जैसे और भी सर्वे मेथड होते हैं, सर्वे फीडबैक होते हैं, ये हमें टाइम पर करते रहना चाहिए। उनको समराइज करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हुए हमें उनमें वर्क करते रहना चाहिए। प्रोसेस कंसल्टेशंस यूजर्स क्या होती हैं, ये कंसल्टेंट्स को हेल्प करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स को हेल्प करती हैं चीज़ों को समझने में और उन चीज़ों में किस तरीके से वर्क करना है और इवेंट्स में कहाँ कहाँ पर किस तरीके की प्रोसेस को इनेबल करना है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं टीम बिल्डिंग की, तो टीम बिल्डिंग हमारे लिए क्यों जरूरी होती है, एक अच्छे गोल को सेटअप करना, सेटिंग करना, डेवलपमेंट करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्लैरिफिकेशन करना, रोल्स को, टीम बिल्डिंग को एनालाइज करना, ये सभी चीज़ें हमारी टीम प्रोसेस के साथ में एक टीम बिल्डिंग में हेल्पफुल रहती हैं और ये हमारी एक ट्रस्ट को, ओपननेस को, टीम फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं इंक्रीज करती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वर्क करता है, अगर इसमें जो बिलीव्स होते हैं, कम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, गेन्ड होते हैं, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं सेटअप होती हैं और इनमें जो एक कैरेक्टर्स फॉलो किए जाते हैं कि कैसे कैपेसिटी को फॉलो करते हुए हम उन चीज़ों को अडेप्टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉयज़ कैसे कंटिन्यूसली वर्क करेगा, अपनी नॉलेज को कैसे शेयर करेगा, और वो फंक्शनल स्पेशलिटीज़ में कैसे स्पेशलिटीज़ में अपने कोलेब्रेशंस को क्रॉस करेगा और अपने इंपॉर्टेंट फीचर्स को कैसे टीम में इनेबल करेगा। तो ये सभी चीज़ें हमारी वहाँ पर इवेल्युएटिंग होती हैं। इवेल्युएट
एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे एक टिपिकली एम्प्लॉयज़ के मैनेजर्स के ओपिनियन है वो कैसे ओपिनियंस है, उनका रिएक्शंस क्या आ रहा है, वो मेजरेबल हैं या नहीं है, उनके जो इन्फ्लुएंस है उनमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही, कैसे इंटरटेनमेंट्स को फॉलो किया जाएगा। ऑन दोज बेसिस हम लोग अपनी जॉब की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं और उसको मेज़र करने के बाद में उसको इनेबल करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशंस की, तो परफॉर्मेंस बेस्ड में कैसे, एक होती है पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, एक होती है प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस दो तरीके से वर्क करती है। नाउ इसमें क्या होता है, एक ऑन द जॉब परफॉर्मेंस होती है, जब हम जॉब कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारी बेसिस में एसेस किया जाता है। एक होती है हमारी ऑन द बेसिस, अगर हम लोग बोल सकते हैं ऑफ द जॉब ट्रेन परफॉर्मेंस। तो ऑफ द जॉब हम जो अपने आप से खुद सीख रहे हैं या कहीं से सीख के आए हुए हैं, वो चीज़ें होती हैं हम लोग उसमें जब इनेबल करते हैं। नाउ प्री पोस्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं अगर, तो इसमें क्या होता है, कंपेयर्स किया जाता है प्री पोस्ट ट्रेनिंग रिजल्ट्स को एज अ ट्रेंड ग्रुप विद कॉन्करेंट जॉब के हिसाब से, परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्रोल ग्रुप के हिसाब से, जो चीज़ें हमारी एक इंस्ट्रक्शंस में फॉलो हो रही होती। अगर हम लोग बात करते हैं क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग की, तो क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग कैसे वर्क करती, जब नेसेसरी होती है हमारे लिए एक एक्सपर्टाइज में कैसे नेसेसरी होती है, जब हम लोग किसी भी डेवलपमेंट्स को यूज़ करते हुए डेवलपमेंट प्रोसेस को एज अ ट्रेनिंग प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास जो असाइनमेंट हैं, जिन चीज़ों को हमें सीखना है, उन चीज़ों के साथ में जो चीज़ें हमारे पास एक एज अ असाइनमेंट के तरीके वर्क कर रही हैं, हम उनमें क्या क्या सीख रहे हैं और कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। क्रॉस कल्चरल क्या होता है, जब हम कल्चरल से किसी तरीके से अपने ट्रेनिंग को एक कल्चर से दूसरे कल्चर में बिलोंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हुए, लैंग्वेज प्रोसेस को भी फॉलो करते हुए, वहाँ जो कल्चर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमी हो गई, रिलीजन्स होगा, सोशल क्लाइमेट होगा, बिजनेस प्रैक्टिसेस होगी, उस बेसिस में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि डेवलपमेंट के केसेस में जब हम लोग बात करते हैं एज अ इंटरनेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही होती, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क हो रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं गुड जॉब ऑफ प्लानिंग के साथ में होते हैं फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ए ओवरसीज मैनेजर्स के। अगर हम लोग अपनी ट्रेनिंग को सीखते हुए, लर्निंग प्रोसेस को सीखते हुए वो चीज़ें इनेबल कराते हैं, वही हमारे लिए लीड्स करती हैं कहीं ना कहीं एक मैनेजर्स के हिसाब से। उन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या होता है, रिटर्निंग एक्सपर्टेट्स कैन, तो ये कैसे रिटर्निंग एक्सपर्टीज कैसे वर्क करते हैं, बी असाइंड अ डोमेस्टिक पोजीशंस एंड आल्सो प्रिपेयर फॉर अ न्यू ओवरसीज असाइनमेंट। ऑन दोज बेसिस हम लोग इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं। और क्या होता है कि जब हम लोग इस सिचुएशंस को फॉलो कर लेते हैं, प्रिपेयर फॉर न्यू ओवरसीज असाइनमेंट्स को भी फॉलो करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।